नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अगला भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यह मध्य प्रदेश के एमपी सेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। तो चलिए आरंभ करते हैं मध्य प्रदेश सेट और अन्य परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय संबंधी सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता दी गई? ऑप्शन है ए मानसिक निजता का अधिकार, बी जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार, सी दबाव समूह बनाने का अधिकार और डी नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 के अनुसार जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदने का अधिकार शामिल है। आपको बताना चाहेंगे, वर्तमान में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 के तहत दिए गए विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है तथा आर्टिकल 35 निरस्त हो गया है। 31 अक्टूबर 2019 से यह प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों को राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी? समिति के नाम दिए हैं, ए तारकुंडे समिति, बी सच्चर समिति, सी वोहरा समिति तथा डी इंद्रजीत गुप्ता समिति। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वोहरा समिति। वोहरा समिति ने राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण के बारे में चिंता व्यक्त की थी। 1993 में एन वोहरा के अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, परंतु आपको बताना चाहेंगे इस समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय तक भी सार्वजनिक नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से निम्नलिखित का परिणाम रहा है। ऑप्शन दिए हैं, ए क्षेत्रीय दलों का उदय, बी मतदान में वृद्धि, सी नई स्थानीय शासन व्यवस्था तथा डी गैर दलीय राजनीतिक आंदोलन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वायत्त शाखा के रूप में राज्य की राजनीति का अध्ययन क्षेत्रीय दलों के उदय का परिणाम रहा है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? तो आप बताना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी केरल तथा डी गोवा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी केरल। केरल में 1957 में ये पहली बार सत्ता में आई थी। आपको बताना चाहेंगे 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में ईएमएस डांगे ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिए हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन बी में सतीश चंद्र समिति, सी एपीएलबी रिपोर्ट और डी सरकारिया आयोग। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966 में आया था में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषता की सिफारिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में नगर पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी महापंचायत, ऑप्शन डी मंडल पंचायत। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मंडल पंचायत। 1977 में अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बनाने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क से संबंधित है। आपको दोनों में संबंध बताना है। अभिकथन है, नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है और इसका तर्क आर दिया है, नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी में ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है तथा डी में
ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। यानी नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह असत्य है, जबकि नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। लॉर्ड हेवर्ट ने नौकरशाही को नवीन निरंकुशता कहा है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विषय में निम्नलिखित चरणों का सही कालक्रम सजाइए। पहला है पारिस्थितिकी उपागम, दूसरा सिद्धांत उपागम, तीसरा राजनीति प्रशासन द्विभाजन और चौथा है लोक नीति उपागम। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में तीसरा पहला चौथा दूसरा, ऑप्शन बी में तीसरा दूसरा चौथा तथा पहला, ऑप्शन सी में दूसरा तीसरा पहला और चौथा और ऑप्शन डी में तीसरा दूसरा पहला और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में तीसरा यानी राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन पहले आएगा, फिर सिद्धांत उपागम, उसके बाद पारिस्थितिकी उपागम और उसके बाद में आएंगे लोक नीति उपागम। अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया। आपको बताना है, ऑप्शन है ऑप्शन ए में 1890 के दशक में, बी 1920 का दशक, सी 1940 का दशक और डी 1960 का दशक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पब्लिक चॉइस अप्रोच 1960 के दशक में लोक प्रशासन में आया था। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया गया। तो आपको बताना है विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया गया था। विद्वानों के नाम है ए एल यूर्विक, बी एच साइमन, सी आई बर्नार्ड और डी एम पी फॉलेट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम पी फॉलेट के नेतृत्व में विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड शॉ के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में है सामान्य उत्प्रेरक, ऑप्शन बी सामान्य प्रयोजन, ऑप्शन सी संचार तथा ऑप्शन डी सहयोग करने की इच्छा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य उत्प्रेरक बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अन्य में ऑप्शन बी सामान्य प्रयोजन, ऑप्शन सी संचार तथा सहयोग करने की इच्छा औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी। आपको बताना है, ऑप्शन ए में मास्टरमैन समिति, ऑप्शन बी में प्लाउडेन समिति, ऑप्शन सी में एसेटन समिति तथा ऑप्शन डी में है नॉर्थ कोटे ट्रेवलियन समिति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्टरमैन समिति। नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित मास्टरमैन समिति थी, यह ब्रिटेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 में जारी किया। अब इसमें जो कथन दिए हैं वो है निष्पादन बजट प्रणाली, दूसरा मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, तीसरा है निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली और चौथा है कार्मिक प्रबंध का कार्यालय। इसमें कूट दिए हैं ऑप्शन ए में पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी में दूसरा तीसरा और चौथा तथा ऑप्शन डी में पहला और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 के द्वारा मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान किया गया, साथ ही निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है जो कि अभिकथन और तर्क से संबंधित है। दोस्तों आपको अभिकथन दिया हुआ है, हेनरी फेयोल ने प्रबंधन गतिविधियों के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की। और दूसरा तर्क दिया है, संगठन के
क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे तर्क में थोड़ा मिस्टेक है। तर्क दिया है, हेनरी फेयोल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा ऑप्शन डी में ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से 5 अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके अंतर्गत योजना आता है, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त विधायन नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिए हैं, ए अधीनस्थ विधायन, बी कार्यकारी विधायन, सी अध्यादेश बनाने की शक्ति और डी नियम बनाने की शक्ति। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रदत्त विधायन में नहीं आता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यादेश बनाने की शक्ति। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत अधीनस्थ विधायन, कार्यकारी विधायन और नियम बनाने की शक्ति आती है। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारण प्रणाली का उद्भव हुआ। तो आपको बताना है उद्भव किस देश में हुआ है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी यूके में। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूएसए यानी अमेरिका में पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर पर निर्धारण प्रणाली का उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारता की संकल्पना से संबंधित है। इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में ई एच कार, ऑप्शन बी रॉबर्ट बायर्ड, ऑप्शन सी जॉर्ज कैनन और ऑप्शन डी जॉन हर्ट्ज। तो आप दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन हर्ट्ज। यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना जॉन हर्ट्ज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बेकरेट्स और बेरेट्स ने राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया है। आपको उनके विषय में बताना है। इसमें वर्ग दिए हैं, प्रभाव संबंध, बल संबंध, वैध संबंध और शक्ति संबंध। तो आपको इनमें से चयन करना है कि कौन से 3 वर्ग हैं। ऑप्शन ए में बी, सी और डी, ऑप्शन बी में ए, सी और डी, ऑप्शन सी में डी, सी और बी तथा ऑप्शन डी में बी, सी और ए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए, सी और डी। यानी राज्यों के आचरण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो 3 वर्ग का उल्लेख किया है वह है प्रभाव संबंध, वैध संबंध और शक्ति संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं। इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ए कोलंबिस तथा वॉल्फे, बी फ्रेडरिक सुमेन, सी निकोलस स्पाइकमैन और डी एडवर्ड क्रेंगसा। आपके पास में ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में बी, सी और डी, ऑप्शन बी में ए, सी और डी, ऑप्शन सी में ए, बी और डी तथा ऑप्शन डी में ए, बी और सी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक में शामिल हैं फ्रेडरिक सुमेन, निकोलस स्पाइकमैन तथा एडवर्ड क्रेंगसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि शस्त्रों का होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव है। विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए में हेडली बुल, ऑप्शन बी में एर्नोल्ड टायनबी, ऑप्शन सी में केनेथ बॉल्डिंग और ऑप्शन डी में लिन मिलर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेडली बुल। हेडली बुल ने माना था कि शस्त्रों की होड़ अपने आप में आतंक का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में किए गए P5+1 नाप की समझौते का अंग था। इसमें ऑप्शन दिए हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत
और जर्मनी। ऑप्शन ए में जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत तथा ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों P5+1 जो नाभिकीय समझौता है, इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 स्थायी सदस्य शक्तियाँ, सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य शक्तियों में चाइना, USA, UK, फ्रांस और रसिया हैं। साथ में +1 के अंतर्गत जर्मनी भी शामिल है। यूरोप में इसे E3+3 समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को करने का कारण था ईरान में जो परमाणु प्रसार हो रहा था उस पर नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति के रूप में नहीं है? राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है। ऑप्शन ए में सामाजिक शक्ति, ऑप्शन बी में सैनिक शक्ति, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक शक्ति तथा ऑप्शन डी आर्थिक शक्ति। तो आपको बताना है राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक शक्ति। सामाजिक शक्ति राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है, बल्कि सैनिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति और आर्थिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार की सहमति दी कि आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए हर्बर्ट बटरफील्ड, ऑप्शन बी E.H. कार, ऑप्शन सी रेनहोल्ड निबुहर और ऑप्शन डी एर्नोल्ड वाल्टर्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एर्नोल्ड वाल्टर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण निशस्त्रीकरण भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ए गुणात्मक निशस्त्रीकरण, बी मात्रात्मक निशस्त्रीकरण, सी सामान्य निशस्त्रीकरण और डी व्यापक निशस्त्रीकरण। आपको बताना है इन सभी में से पूर्ण निशस्त्रीकरण क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यापक निशस्त्रीकरण। व्यापक निशस्त्रीकरण से तात्पर्य यहाँ पे है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें युद्ध करने के सारे भौतिक और मानवीय साधनों को समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं, ए चार्ल्स लीचर, बी नॉर्मन पेडलफोर्ड, सी हैरल्ड स्प्राउट और डी H.J. मार्गेनथाउ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी H.J. मार्गेनथाउ। H.J. मार्गेनथाउ का कथन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति की समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आसियान के किस सदस्य राष्ट्र ने वर्ष 1999 में इस क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की? तो आपको बताना है 1999 में आसियान में कौन शामिल हुआ था? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी वियतनाम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया। कंबोडिया 1999 में आसियान में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसने गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की? तो आपको बताना है, विद्वानों के नाम है, ऑप्शन ए मॉर्गेनथाउ, ऑप्शन बी विलियम जॉन स्टोन, ऑप्शन सी स्वार्जेन बर्जर और ऑप्शन डी एडवर्ड क्रैंकशा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वार्जेन बर्जर। इन्होंने गुट निरपेक्षता को एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देशों के नाम है, आपको इसमें से बताना है, ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। दोस्तों आप सभी जानते हैं इसमें 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान आते हैं, म्यांमार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है, इसमें युग्म दिए हैं विद्वानों के नाम के साथ में उनकी किताबें। ऑप्शन ए में S.M. लिप्सेट, पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरा है ऑप्शन बी में लेनिन,
उसके साथ में दिया है न्यू कॉलोनिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म। ऑप्शन सी में एल एंडरसन ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, और ऑप्शन डी में चार्ल्स टिली फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेनिन। अगला क्वेश्चन है, पिफनर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए में सामग्री और आपूर्ति, ऑप्शन बी स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियां, ऑप्शन सी पद्धतियां और प्रक्रिया, तथा ऑप्शन डी प्रशासनिक जवाबदेही। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानीय प्राधिकारियों की कार्य और शक्तियां। पिफनर ने अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्हें शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों यह हमारे आज के भाग का अंतिम प्रश्न था। कल फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।